मेंटेनेंस को नफाका भी कहते हैं, जिसका मतलब है एक्सपेंसेस। ये लीगल ऑब्लिगेशन होती है एक पर्सन के ऊपर। प्राइमली ये हस्बैंड के ऊपर होती है लीगल ऑब्लिगेशन कि वो अपनी वाइफ, चिल्ड्रन या अदर डिपेंडेंट्स जितने भी है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करे सो दे कैन लिव विद डिग्निटी एंड बेसिक कंफर्ट। इसमें प्राइमली फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस, मेडिकल केयर आता है एंड अदर एसेंशियल नेसेसिटीज जितने भी है वो अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेट्स ऑफ द पार्टी डिटरमाइन करता है। कौन क्लेमेंट है उसके हिसाब से ही डिटरमाइन किए जाते हैं कि अदर एसेंशियल इसमें क्या इंक्लूड किए जाएंगे। मेंटेनेंस प्लेस टू प्लेस, सोसाइटी टू सोसाइटी एंड कम्युनिटी टू कम्युनिटी वेरी करता है। पर्सन जो एंटाइटल होते हैं मेंटेनेंस के लिए वो वाइफ, डाइवोर्स्ड वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स या अदर डिपेंडेंट रिलेटिव्स भी इसमें आते हैं, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंड चिल्ड्रन या जितने भी क्लोज रिलेटिव्स है। अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं वो भी क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस। अगर मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ देखे, फर्स्ट वाइफ ये एंटाइटल होती है मेंटेनेंस के लिए एज लॉन्ग एज शी इज फेथफुल टू हर हस्बैंड, ये और वो अपने हस्बैंड के रीजनेबल ऑर्डर्स भी मानती है। इवन दो अगर वाइफ खुद को मेंटेन भी कर पाती है, स्टिल हस्बैंड इज लायबल कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। ये लायबिलिटी स्टार्ट होती है व्हेन शी अटेन्स द एज ऑफ प्यूबर्टी और वो मैरिज को कंज्यूम भी कर पाती है। लेकिन अगर वो अपने हस्बैंड को रिफ्यूज करती है या अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती है तो उस वक्त हस्बैंड की कोई लायबिलिटी नहीं होती है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस पे करे। बट अगर रिफ्यूजल रीजनेबल कॉजेज पे है, लाइक नॉन पेमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट डावर या बिकॉज ऑफ क्रुएलिटी उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, तो उस वक्त वो एंटाइटल है मेंटेनेंस के लिए। अब अगर हस्बैंड रिफ्यूज कर रहा है कि मैं अपनी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करूंगा, तो फिर वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ फ्यू कर सकती है फॉर मेंटेनेंस। सेकेंड इज विडो। विडो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं होती है ड्यूरिंग या आफ्टर द इद्दत पीरियड, जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसके बाद उसका राइट ऑफ इनहेरिटेंस आ जाता है। थर्ड इज चिल्ड्रन। फादर अपने लेजिटिमेट चिल्ड्रन को मेंटेन करने के लिए बाउंड होता है अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सन्स एज ऑफ प्यूबर्टी तक एंटाइटल्ड होते हैं मेंटेनेंस के लिए एंड डॉटर्स टिल दे आर मैरिड। अगर चिल्ड्रन मदर की कस्टडी में है ड्यूरिंग देयर इन्फेंसी, फादर स्टिल बाउंड होता है कि वो उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। अगर चिल्ड्रन ने एज ऑफ मेजॉरिटी अब अटेन की लेकिन वो स्टिल अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो फादर स्टिल लायबल होता है कि वो उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। नाउ अगर मेंटेनेंस DNSS के अंडर देखे, फर्स्ट वाइल ये CRPC था। CRPC का कौन सा सेक्शन मेंटेनेंस के साथ डील करता था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सेक्शन 144 टू 147 DNSS का डील करता है मेंटेनेंस के साथ। ये सेक्युलर प्रोविजन है, इसका मतलब ये ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। सेक्शन 144 में 3 कंडीशंस दी गई है। फर्स्ट, जो भी पर्सन मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए, लेकिन उसने क्लेमेंट को, जो पर्सन मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है, उसको नेग्लेक्ट किया है या उसको रिफ्यूज किया है कि मैं तुम्हें मेंटेनेंस नहीं दूंगा। एंड क्लेमेंट, जो पर्सन क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस, उसके पास इनसफिशिएंट मींस ऑफ रिसोर्स है और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। एंड थर्ड, जो प्रूफ ऑफ नेग्लेक्ट या रिफ्यूजल है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है। फर्स्ट इसमें वाइफ आती है। जब मैन एंड वुमेन के बीच में वैलिड मैरिज होती है तो उसके बाद वाइफ एंटाइटल होती है मेंटेनेंस के लिए। लेकिन ये प्रोविजन ये भी कहता है अगर मैन एंड वुमेन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिविंग में रह रहे हैं इवन विदाउट ए वैलिड मैरिज, इन सच केस वुमेन एंटाइटल होती है मेंटेनेंस के लिए। बट अगर वाइफ इज लिविंग इन एडल्ट्री या विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है या हस्बैंड एंड वाइफ ने म्यूचुअली एग्री किया है कि वो सेपरेट रहेंगे, तो उस वक्त वाइफ मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं होती है। बट अगर रिफ्यूजल वैलिड ग्राउंड पे है तो वाइफ एंटाइटल होती है मेंटेनेंस के लिए। जब कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर इन फेवर ऑफ वाइफ के पास करे, अगर कोर्ट को ये पता चलता है कि वाइफ इज लिविंग इन एडल्ट्री या वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, तो मैजिस्ट्रेट उस ऑर्डर को फिर कैंसिल करता है। सेकेंड इज डाइवोर्स्ड वुमेन। सेक्शन 144 BNSS का कहता है कि डाइवोर्स्ड वुमेन भी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल होती है। अगर डाइवोर्स्ड वुमेन ने दूसरी शादी नहीं की और वो अपने आप को मेंटेन भी नहीं कर पा रही है, तो वो उस वक्त फॉर्मर हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। शाबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि मुस्लिम वुमेन एंटाइटल है मेंटेनेंस के लिए बियॉन्ड इद्दत पीरियड। मुस्लिम लॉ कहता है अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स हो गया तो वाइफ मेंटेनेंस के लिए खाली एंटाइटल है ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, उसके बाद हस्बैंड को मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करना है। लेकिन इस केस में कहा गया इद्दत पीरियड के बाद भी हस्बैंड को मेंटेनेंस
मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है। थर्ड इज चिल्ड्रन, लेजिटिमेट या इलिजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट, अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है वो एंटाइटल होता है मेंटेनेंस के लिए। मेजर लेजिटिमेट या इलिजिटिमेट चाइल्ड जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता है ड्यू टू फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी, वो भी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल होता है। बट मैरिड डॉटर वो एंटाइटल नहीं होती है मेंटेनेंस के लिए फ्रॉम हर पेरेंट्स। इसके बाद मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 आया। इस एक्ट को शाहबानू के केस के बाद पार्लियामेंट ने पास किया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि अगर डाइवोर्स्ड वाइफ अपने आप को मेंटेन कर पाती है आफ्टर इद्दत पीरियड, तो हस्बैंड की लायबिलिटी उसी वक्त खत्म हो जाती है जब वाइफ की इद्दत पीरियड खत्म होती है। बट अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती है आफ्टर द इद्दत पीरियड, तो फिर वो एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए। सेक्शन 2A एक्ट का डिफाइन करता है डाइवोर्स्ड वुमेन एज ए मुस्लिम वुमेन जिसको हस्बैंड ने डाइवोर्स दिया है या जिसने हस्बैंड से डाइवोर्स लिया है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। सेक्शन 3 कहता है कि डाइवोर्स्ड वुमेन के पास राइट है कि वो रीजनेबल एंड फेयर अमाउंट ऑफ मनी अपनी लिविंग के लिए एक्स हस्बैंड से रिसीव करेगी ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। सेकंड, अगर वो अपने बच्चों का भी ख्याल रख रही है तो एक्स हस्बैंड को उसको मेंटेनेंस देना है चिल्ड्रन के लिए फॉर 2 years ऑन देयर बर्थ, एंड उसको कंप्लीट महर भी पे करना है हस्बैंड को अगर उसने उसको महर पे नहीं किया है। एंड ऑल द प्रॉपर्टी गिफ्ट्स जो उसने बिफोर द मैरिज या ड्यूरिंग द मैरिज या आफ्टर द मैरिज रिसीव की है बाय हर हस्बैंड, रिलेटिव्स या फ्रेंड, उसको वो भी देने हैं। सेक्शन 4 एक्ट का कहता है कि अगर डाइवोर्स्ड वुमेन अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती है आफ्टर द इद्दत पीरियड, तो फिर मेंटेनेंस प्रोवाइड करना उसके रिलेटिव्स की लायबिलिटी है। एंड अगर रिलेटिव्स अवेलेबल नहीं है तो फिर वक्फ बोर्ड की लायबिलिटी है कि वो उस वुमेन को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। सेक्शन 5 एक्ट का कहता है डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन एंड उसका एक्स हस्बैंड उसको गवर्न किया जा सकता है सेक्शन 125 to 128 ऑफ CRPC। नाउ ये सेक्शन 144 to 147 ऑफ BNSS है। अगर वो दोनों कोर्ट को रिटन में बताते कि हम इस सेक्शन को फॉलो करते हैं, लेकिन उस वक्त उनको स्टेटमेंट या तो एक साथ देनी है, सेपरेट भी दे सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट एफिडेविट या रिटन डिक्लेरेशन होनी चाहिए। अगर अब वो डिक्लेरेशन नहीं देते हैं तो फिर ये केस डिसाइड होगा अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। उस वक्त जो कोर्ट मेंटेनेंस फिक्स करेगा, हस्बैंड लायबल है उसके बाद कि वो अपनी वाइफ को वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।